नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी के 50 कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये सभी जो आपके 50 जीव विज्ञान के प्रश्न होंगे, आपकी परीक्षा जो पीईटी की होने वाली है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से अटेंड कीजिएगा। इस वीडियो में हम टोटल 50 बेस्ट MCQs को डिस्कस करेंगे जीव विज्ञान से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे आप देख रहे हैं, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको हम क्या कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको हम क्या कहते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे पौधे जो नमक वाली मिट्टी में उगते हैं उनको हम कहते हैं हैलोफाइट, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हैलोफाइट इस प्रकार के पौधों को हम कहते हैं। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, पर्यावरण जो हमारा होता है, इन्वायरमेंट जो हमारा होता है, किससे बनता है। तो पर्यावरण हमारा बनता है जीवी घटकों से मिलकर, भू आकृतिक घटकों से मिलकर, अजैव घटकों से मिलकर, यानी कि इन तीनों से मिलकर जो है हमारा पर्यावरण बनता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला यहाँ पे हमारा है, देख लीजिए प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो संवहनी पौधे होते हैं इनमें जो है पानी किससे ऊपर जाता है। तो आप याद देखिएगा, जो संवहनी पौधे होते हैं इनमें पानी जो होता है जाइलम टिश्यू की मदद से ऊपर जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, जाइलम टिश्यू की मदद से जो है संवहनी पौधों में जो पानी होता है वो ऊपर चढ़ता है। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का जो है आपको बताना है कि फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है। आपको बताना है कि पौधे का वह कौन सा भाग है जो फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पौधे का भाग होता है जड़, यानी कि जो रूट होता है यह फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है, जड़। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जीनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन, यानी कि जीनेटिक्स के अंतर्गत जो है हम इसमें से किसका अध्ययन करते हैं। तो जीनेटिक्स के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं आनुवांशिकता और विचरण का। तो आप इसे याद रखिएगा, आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है जीनेटिक्स के अंतर्गत। तो ऑप्शन आपका जो डी है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत जो है यह किस पर आधारित है, यानी कि जो मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत है यह निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत है यह लैंगिक जनन पर आधारित है। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, लैंगिक जनन पर आधारित है आपका मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और भ्रूण किस में मिलता है। आपको बताना कि जो भ्रूण होता है निम्नलिखित में से किस में मिलता है। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको भ्रूण मिलेगा बीज में, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही, सीड्स यानी कि बीज में जो है आपको भ्रूण देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस में होता है। तो क्लोरोप्लास्ट में जो होता है आपका प्रकाश संश्लेषण होता है। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, क्लोरोप्लास्ट। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण जो है कैसे होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, लैंगिक जनन से आनुवांशिक जो विचरण होता है यह जीन के सम्मिश्रण से होता है, क्रोमोसोम में बदलाव से होता है, जीन के मिश्रण से होता है, यानी कि उपयुक्त सभी से जो है लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। आपको बताना है कि जो एड्स है, एड्स नामक जो विषाणु है, एड्स का जो विषाणु है उसके लिए अब तक सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है। तो जीडोउडीन यहाँ पे होगा। तो जीडोउडीन इसका नाम है। क्या नाम है। तो इसका नाम है जीडोउडीन। तो यह अब तक की सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है एड्स विषाणु के लिए। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जीडोउडीन। आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और किस सूक्ष्म जीव के द्वारा जो हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हेपेटाइटिस बी होता है आपका वायरस से। ऑप्शन आपका जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा, वायरस जनित बीमारी आपकी हेपेटाइटिस बी। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, कार्बन क्रेडिट का जो दृष्टिकोण है इनमें से किससे शुरू किया गया था। तो कार्बन क्रेडिट की जो अवधारणा थी लाई गई थी क्योटो प्रोटोकॉल के दौरान। यह जो क्योटो प्रोटोकॉल था यह ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड था।
जो 1997 में जो है प्रभाव में आया था क्योटो प्रोटोकॉल, तथा इसी के अंतर्गत जो है कार्बन क्रेडिट का जो दृष्टिकोण था वह सामने आया था। तो आप इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका ओजोन परत के क्षरण से संबंधित था, यानी कि ओजोन परत से संबंधित जो प्रोटोकॉल बनाया गया था उसको हम कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। उसके बाद आपका जो अर्थ समिट है यह आपका हुआ था पर्यावरण से रिलेटेड था। आप याद रखिएगा, पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित आपका अर्थ समिट 1992 में रियो डी जेनेरियो में किया गया था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला यहाँ पे हमारा है प्रश्न, क्या कह रहा है देख लीजिए। और प्लाज्मा में कितने प्रतिशत जल होता है आपको बताना है। तो प्लाज्मा में कुल आपको 90% जल मिलेगा, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। टोटल 90% जो जल है आपको प्लाज्मा में मिलेगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक जो वर्किंग वीमेन होती है, एक जो कार्यशील महिला होती है, इसको प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए। तो प्रतिदिन इसको 45 ग्राम जो है प्रोटीन लेना चाहिए। तो ऑप्शन आपका जो डी है बिल्कुल सही है, 45 ग्राम प्रोटीन। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है आपको बताना है। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको मिलेगा मेंढक। मेंढक जो होता है यह अपनी त्वचा से सांस लेता है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, मेंढक इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, रक्त ऊतक। हमारा जो रक्त होता है यह क्या होता है। तो मानव का जो रक्त होता है, मानव का जो ब्लड होता है, यह होता है एक प्रकार का संयोजी ऊतक, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है आपका रक्त। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है आपको बताना है। तो जो लसिका कोशिकाएं होती हैं बनती हैं दीर्घ अस्थि में, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। दीर्घ अस्थि में जो है लसिका कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। यहाँ पे एक तरफ विटामिन दिया गया और एक तरफ रोग दिया गया, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा गलत दिया गया है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है, सूखा रोग होता है, इसे आपको पता होगा। विटामिन ए से आपका होता है रतौंधी, विटामिन सी से स्कर्वी होता है, और विटामिन बी से आपका बाल का झड़ना, जो कि बिल्कुल गलत है। विटामिन बी से आपका होता है बेरी बेरी। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, मधुसूदनी इंसुलिन, जिसको हम इंग्लिश में इंसुलिन के नाम से भी जानते हैं, इंसुलिन का अंतःस्राव एक क्या है। तो आप ध्यान दीजिएगा, मधुसूदनी अंतःस्राव एक क्या है। तो यह पेप्टाइड है। क्या है, तो जो मधुसूदनी है, जो इंसुलिन है, यह अंतःस्राव एक क्या है। तो यह एक पेप्टाइड, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। मधुसूदनी जो है एक प्रकार का पेप्टाइड है। तो इसे आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला यहाँ पे हमारा है, और निम्नलिखित में से कौन सा एक स्कर्वी रोग के इलाज के लिए उपयोगी है। तो दिए गए ऑप्शंस में से स्कर्वी रोग के इलाज के लिए कौन सा उपयोगी है। तो इसमें से जो है आंवला। आप याद देखिएगा, खट्टे फल जो होते हैं विटामिन सी के बहुत अच्छे स्रोत होते हैं, तो आंवला इसे राइट आंसर आपका हो जाएगा आंवला, यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और प्रशीतन यानी कि रेफ्रिजरेशन में जो है प्रशीतन जो होता है आपका खाद्य प्रसंस्करण में कैसे मदद करता है। तो जो प्रशीतन होता है, जो रेफ्रिजरेशन होता है, यह जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके खाद्य प्रसंस्करण में मदद करते हैं। यानी कि जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके जो है जो रेफ्रिजरेशन होता है यह खाद्य प्रसंस्करण में मदद करता है। तो आप इसे याद देखिएगा, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। तो ऑप्शन ए, यानी कि विटामिन ए का जो निर्माण है हमारे शरीर में नहीं होता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और मनुष्य के अंगों में से कौन सा एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभाव, यानी कि दिए गए ऑप्शंस में से मानव का वह कौन सा अंग है जो हानिकारक विकिरणों से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। तो दिए गए ऑप्शंस में से मानव की जो आंख होती है वह हानिकारक विकिरणों से सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। तो राइट आंसर आपका जाएगा आंख, यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा है, जो एड्स होता है वह किसके कारण होता है। तो वायरस यानी कि विषाणु के कारण होता है एड्स नामक बीमारी। तो ऑप्शन आपका जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, विषाणु यानी कि वायरस के कारण। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और एस्नोमिया किसको कहते हैं। तो एस्नोमिया कहते हैं सूंघने की कमी, यानी कि घ्राण संवेदना की कमी, यानी कि सूंघने की जिस व्यक्ति के अंदर कमी आ जाती है उसको हम कहते हैं एस्नोमिया की उसको बीमारी हो गई। यानी कि घ्राण संवेदना की कमी, घ्राण मतलब सूंघने
की जो संवेदना होती है उसमें अगर कमी आ जाती है तो उसको हम कहते हैं एस्नोमिया। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरे के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो आंख की जो हमारे रेटिना होती है उसकी जो है परंपरागत कैमरे के फिल्म वाले हिस्से से जो है तुलना की जा सकती है। तो आप इसे याद रखिएगा, कैमरे के फिल्म वाले हिस्से से, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और मच्छरों के नियंत्रण के लिए प्रयोग की जाने वाले कीटभक्षी मछली का क्या नाम है? तो इंसेक्ट्स, जो मच्छर होते हैं, जो मॉस्किटोज आपके होते हैं, उनके नियंत्रण के लिए जो है प्रयोग की जाने वाली जो कीटभक्षी मछली होती है उसको हम कहते हैं गैम्बूसिया, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, गैम्बूसिया। आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, किस शारीरिक प्रक्रम में प्रोथ्राम्बिन का संबंध है? तो आप याद रखिएगा, जो प्रोथ्राम्बिन होता है यह होता है आपका रक्त जमा, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रक्रिया होती है उसी प्रक्रिया में एक चरण आता है प्रोथ्राम्बिन का। तो आप इसे याद रखिएगा, प्रोथ्राम्बिन का संबंध आपका होता है रक्त जमाव से, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग से। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, और अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, एमनियोसेंटोसिस यहाँ पे होगा, एमनियोसेंटोसिस ये बात हो रही है। तो आपको बताना है कि जो एमनियोसेंटोसिस है एक तरीका है जो बताता है, तो एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग को, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। भ्रूण के लिंग को बताने का एक तरीका होता है एमनियोसेंटोसिस, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, बीएमडी परीक्षण और किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो आप याद रखिएगा, जो बीएमडी परीक्षण होता है वो अस्थि, यानी कि इसका पूरा नाम ही होता है बोन और मैरो, आप ऐसे याद देखिएगा, तो ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान के लिए जो है बीएमडी परीक्षण किया जाता है। तो आप इसे याद देखिएगा, बोन मिनरल डेंसिटी होता है यहाँ पे, सॉरी इसको होता है पूरा नाम बोन मिनरल डेंसिटी, बोन मिनरल डेंसिटी इसका पूरा नाम होता है। तो यह ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान के लिए किया जाने वाला एक परीक्षण है। तो आप इसे याद देखिए, यानी कि अस्थि परीक्षण है, आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, तो ये अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, कुछ पीडीएफ्स मेरे पास थे अलग अलग, उन्हीं पीडीएफ को मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ। ये पीडीएफ आपके एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकते थे, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको अपलोड करके आप पढ़ा दिया है, ताकि आपके एग्जाम में जो है ये पीडीएफ थोड़े फायदा पहुँचा सके। तो अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह हम किसे कहते हैं? तो लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह हम कहते हैं किसे? तो प्लीहा को। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही, प्लीहा को जो है लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, और कौन सा हार्मोन हृदय गति को उत्तेजित करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हृदय गति को कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है? तो थायरॉक्सिन, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही, जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है यह हृदय गति को उत्तेजित करने वाला हार्मोन होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, थायरॉक्सिन। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, कौन सा हार्मोन जो होता है लड़ो और ऊड़ो हार्मोन कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लड़ो और ऊड़ो हार्मोन हम किसे कहते हैं? तो एड्रेनेलिन को, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, एड्रेनेलिन को जो है ऊड़ो और लड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पुरुषों की नसबंदी को हम क्या कहते हैं? तो पुरुषों की नसबंदी को हम कहते हैं वैस्कटॉमी। क्या कहते हैं? तो पुरुषों की नसबंदी को हम कहते हैं वैक्सटॉमी, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, और मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण जो होता है किस अंग द्वारा किया जाता है? तो हमारे मस्तिष्क का जो हिस्सा होता है सेरिब्रम, इसी के द्वारा जो है मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का जो है नियंत्रण किया जाता है। तो सेरिब्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, और पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो पौधों में जल का परिवहन आपका होता है जाइलम के माध्यम से, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है, जाइलम के माध्यम से। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, और श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो श्वसन का जो नियंत्रण होता है या मस्तिष्क के आपके हमारा जो भाग होता है मस्तिष्क का, मेडुला ऑब्लिगेंटा, इसके द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है, मेडुला ऑब्लिगेंटा के द्वारा जो है श्वसन का नियंत्रण किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, और शरीर के तापक्रम का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो आप याद रखिएगा, शरीर के तापक्रम का नियंत्रण हो गया, इसके अलावा हमारा प्रजनन क्षमता,
ये सभी का जो नियंत्रण आपका करता है हमारे मस्तिष्क का ये हिस्सा होता है हाइपोथैलेमस। तो इसी की तरह जो है शरीर के तापक्रम का जो है नियंत्रण किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा हाइपोथैलेमस। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और मनुष्य के शरीर में पीनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो पीनियल ग्रंथि होती है मनुष्य के शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो मस्तिष्क में, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में जो पीनियल ग्रंथि होती है आपको मस्तिष्क में मिलेगी। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, और मनुष्य के सेक्स हार्मोन को हम क्या कहते हैं? तो मनुष्य के का जो सेक्स हार्मोन होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो मनुष्य का जो सेक्स हार्मोन होता है उसको हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही, टेस्टोस्टेरोन। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, और लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण है किसके द्वारा किया जाता है? तो आप याद रखिएगा, लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण यह अस्थि मज्जा में होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में जो होता है आपका लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी का निर्माण होता है, और आरबीसी की कब्रगाम कहते हैं प्लिया को। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, और मनुष्य के हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो मनुष्य का जो हीमोग्लोबिन होता है इसमें लोहा यानी कि आयरन मिलता है। तो ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, और रक्त प्लेटलेट्स को और किस नाम से हम जानते हैं? तो रक्त प्लेटलेट्स को हम अन्य किस नाम से जानते हैं? तो थ्रोम्बोसाइट्स, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, थ्रोम्बोसाइट, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, और मनुष्य के शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ पे होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मनुष्य के शरीर में पित्त का निर्माण होता है यकृत में, यानी कि लीवर में, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, और वृक्क यानी कि किडनी की इकाई को हम क्या कहते हैं? कि किडनी की इकाई को हम कहते हैं नेफ्रॉन, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, नेफ्रॉन। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, और आंखों के नेत्रदान में आंख का कौन से भाग का दान किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आंखों के नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो कॉर्निया, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, कॉर्निया। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है क्या, रक्त का मतलब मानव रक्त का पीएच मान यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? 7.4। आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, और मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ पर बनता है? तो यह प्रश्न थोड़ा सा रिपीट हो गया, इसका आंसर था लीवर यानी कि यकृत। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, और पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो मैग्नीशियम राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए मैग्नीशियम। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, तो यह लास्ट प्रश्न आज का हमारा है, टोटल 50 प्रश्न अब हो जाएंगे। तो आपके कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? कैप्सूल का जो आवरण होता है किसका बना होता है? तो आपका जो कैप्सूल का आवरण होता है बना होता है स्टार्च का, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। तो टोटल 50 प्रश्नों को हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है बायोलॉजी के। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।